friends, my name is Shalvi Rastogi and welcome to my channel. This is my first video and आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये जो टॉपिक है ये एक चैप्टर जो है ये कम्प्लीटली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है और वो ऑर्गेनिज्म जो है हम पूरी लाइफ फॉर्म्स को कंट्रोल करता है. करेक्ट, सेल के बारे में हम बात करेंगे. ये जो सेल होता है, दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट दी सेल. एंड सेल क्या होता है? ये सेल हमारी बॉडी को कंप्लीटली बनाता है. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. दैट मीन्स ये जो सेल है, ये बेसिकली ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है ये एक सेल का डायग्राम है. और ये जो सेल है ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ये जो एक सेल है ये बैक्टीरियल सेल है बेसिकली. एंड इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं इस टॉपिक में. सबसे पहले मैं आपको इस सेल का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. ये जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में बेसिकली, ये सेल्स प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एग्जिस्ट करते हैं. प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है या होने वाला होता है तो ये जो सेल्स होते हैं ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स. और ये जो थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं ये और आगे मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है. सबसे पहले अगर हम बात करें किसी सेल की, तो ये जो सेल है ये हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, दैट मीन्स अ सेल, ये जो सेल होता है ये बेसिकली हमारी स्ट्रक्चर को एंड हमारी फंक्शंस को कंप्लीटली अपने अराउंड रिवॉल्व करवाता रहता है. तो इसी से इसकी एक डेफिनेशन ओरिजिनेट होती है दैट व्हाट इज अ सेल. अ सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल एक इतना छोटा पार्ट है कि वो हमें हमारी नेकेड आई से नहीं दिखता है. ये जो सेल होता है ये बहुत स्मॉल होता है एंड वी कैन ओनली सी दिस सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप और एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये जो माइक्रोस्कोप होता है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं. और वो दो टाइप के कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड वन इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसकी स्टडी जो है वो बहुत ही शॉर्ट वे में, स्पेसिफिक वे में करी गई है. सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत ही डिफरेंट होता है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप 10x, 45x और उससे ज़्यादा हाई पावर में 100x तक चल सकता है. उसमें से चीज़ें जो होती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हम उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. एंड अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लाइट के थ्रू ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं ये बेसिकली इन बैक्टीरिया सेल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उनको हम डीपली स्टडी करने के लिए या इन डिटेल स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं. सबसे पहले जो सेल है, सेल में हम, जैसे कि ये बैक्टीरिया का सेल है, इस सेल में हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे वही हम प्लांट सेल में पढ़ेंगे और एनिमल सेल में पढ़ेंगे. तो इससे समझ में आता है कि ये जो सेल है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. दैट मीन्स फर्स्ट इज द प्लांट सेल एंड सेकेंड वन इज द एनिमल सेल. सबसे पहले जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है वो एनिमल सेल्स में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है एंड प्लांट सेल में थोड़ी सी सिंपलर फॉर्म में पाया जाता है. सबसे पहले अगर बैक्टीरियल सेल की हम बात करें तो इसमें कैप्सूल होती है जो ये आउटर लाइनिंग है. ये जो आउटर लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे आपको, ये एक कैप्सूल की तरह है. और इस कैप्सूल का होने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है, ये हमारे सेल को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ये जो सेल है ये रप्चर नहीं होता है. देन उसके बाद आती है हमारी ये सेल वॉल जो कि है हमारी सेकेंड लाइनिंग. ये जो सेकेंड लाइनिंग होती है इसे हम सेल वॉल कहते हैं.
सेल वॉल जो होती है ये बेसिकली हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। ये जो सेल है ये फॉरेन पार्टिकल्स से कंप्लीटली अटैक होता रहता है, इस वजह से इस सेल वॉल का होना बहुत ही ज़रूरी है। बट हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये एक सेल में, या तो प्लांट सेल या एनिमल सेल, दोनों में से किसी एक सेल में लैक करती है। वो कौन सा होता है हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये जो थर्ड लेयर है, दैट मीन्स दिस लेयर, ये जो थर्ड लेयर है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। देन उसके बाद हमारा आता है ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं पूरे सेल के चारों तरफ, इस सेल को इस सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम सीलिया कहते हैं। ये सीलिया जो होता है ये समटाइम्स मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं सेल की। देन उसके बाद आता है दिस पोर्शन, ये जो अब सेल के अंदर का पोर्शन है, इसको हम पहले बात कर लेते हैं। ये जो सेल के अंदर पिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अंदर जितने भी इसके बॉडी ऑर्गेनेलीज हैं इनके बारे में हम इसी चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे ये दो कैटेगरीज में मिलता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन इसके बाद ये जो येलो डॉट्स हैं, ये सारे येलो डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स भी इसी सेल के इंटरनल ऑर्गेनेलीज का एक पार्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्म? बेसिकली जो इंटरनल पोर्शन में इंटरनली जो फ्लूइड या लिक्विड होता है किसी सेल के अंदर, एंड ये जो लिक्विड होता है ये थिक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। देन ये फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला होता है, ये जो सीलिया के साथ ही लॉन्ग ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको इसके इधर साइड, ये होता है फिलामेंट या फ्लैजिला। इसे फिलामेंट ऑफ या फ्लैजिला क्यों कहते हैं? अगेन ये भी मूवमेंट के काम आता है। देन उसके बाद आता है मेन, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद होगा, आपको क्लास 6, 7, 8 में अगर पढ़ाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट मीन्स ये एक सेल को पावर प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद हमने देखा द डीएनए। अब डीएनए क्या होता है? ये डीएनए बेसिकली हमारे एक सेल को मेमोरी, जीन्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये जो सेल है ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं दैट मीन्स इंटरनल ऑर्गेनेलीज हैं इसकी, ये क्या हैं, एंड इसके बाद इसका कितने टाइप की कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है और उन कैटेगरीज से सब डिवाइडेड ये क्या हैं। अब हम लोग इसका थोड़ा सा और डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि इस सेल को किसने डिस्कवर किया और उसके बाद इस सेल को डिस्कवर करने के बाद उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज कौन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई है। दैट मीन्स जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल्स। इसमें रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1665 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखा था और सबसे पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सेल जो होता है वो क्या होता है। इन्होंने एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का, उसको कट किया और उसको एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उसमें इन्होंने एक हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उनको दिखा और इस स्ट्रक्चर से उन्होंने ये समझा कि जो सेल होता है वो बेसिकली बंडल्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक सेल अकेला नहीं होता है, बंडल्स ऑफ सेल्स होते हैं और वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। ये जो सेल था ये बेसिकली बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर या एक हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बोला उसको।
ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो था उनके लिए ये बॉक्सेस की तरह अरेंजमेंट थी इसकी, और इसीलिए उन्होंने इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करे। वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स, सबसे पहला जो टॉपिक था बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का, उसमें इन्होंने देखा कि ये जो सेल है इसके पास रेप्लिकेट करने की, दैट मीन्स किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का रेप्लिकेट होना, ये सेल जो है रेप्लिकेशन में बहुत ही परफेक्ट थे। तो यहाँ पे इनका फर्स्ट कैरेक्टर जो था वो था दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट आइडेंटिकली और इंडिपेंडेंटली। तो हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिख लेंगे, दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट identically and independently। सो यहाँ पे फर्स्ट इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो कुछ ऐसी थी कि दैट दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मीन्स होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली उसका फॉर्मेशन ले लेना जिस फॉर्म में वो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म है। सो उसके हिसाब से ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उनकी थी सेल के पर्सपेक्टिव में। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक उनकी ये थी कि ये जो है ये इसकी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन लेते हैं। हेरिडिटी का बेसिक मतलब सिर्फ इतना होता है कि इनकी जो जनरेशन्स होती हैं उनके जनरेशन से ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सपोज आपकी जनरेशन के पहले वाली जनरेशन, दैट मीन्स योर पेरेंट्स जो हैं वो आपकी जनरेशन की नहीं है, पर वो आपकी हेरिडिटी को डिफाइन करते हैं, वो आपके जीन्स को डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपके जीन्स जो हैं वो आपके पेरेंट्स से आए हैं और उनके जो जीन्स है वो उनके पेरेंट्स से आए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब है कि ये जो सेल है ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। सो सेकेंड पॉइंट हमारा ये है दैट दे कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ये जो टाइप के सेल्स हैं जो बॉक्सेस में अरेंज हैं, अब ये बॉक्सेस में क्यों अरेंज थे, क्योंकि इनको जो रॉबर्ट हुक है इनको लगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉर्क से रिजेंबल कर रहा है एंड इसीलिए ये हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं इस कॉर्क की जीन्स हैं जो एक हनी कोम्ब का स्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि एक्चुअल में बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं। देन हमारा थर्ड पॉइंट जो था वो इसी कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड था। जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि ये जो सेल्स हैं ये अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म करने में केपेबल होते हैं। दैट मीन्स ये जो सेल है ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो उसी से हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक या हमारी थर्ड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक निकली दैट दे परफॉर्म all the life sustaining activities, all the activities on their own। ये इसका थर्ड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक निकला। देन इसके बाद इन्होंने ये जस्टिफाई किया इसको कि ये जो है, ये जो सेल्स हैं ये बेसिकली अपनी सारी एक्टिविटीज़, जो भी लाइफ की बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट मीन्स जैसे खाना कंज्यूम करना, मूवमेंट करना, लोकोमोशन करना, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सेल्स जो हैं ये कैरी कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि ये अपने
केमिकल कॉम्पोजिशन, दैट मीन्स इनके अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं या ये जो भी केमिकल्स कंज्यूम करते हैं वो भी हेल्प करता है इनकी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज करने में, एंड इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो भी ये कंटेन कर सकते हैं। ये जो है ये कंप्लीटली एक सिमिलर कॉम्पोजिशन या केमिकल कॉम्पोजिशन को शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका 4th पॉइंट लिख देंगे दैट दे शो सिमिलर chemical composition and metabolic activities. ये इसके 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि हमें पढ़ने थे, और ये सेल को कंप्लीटली जस्टिफाई करते हैं। कंप्लीटली अगर हमको किसी सेल को जानना है, उसका इंट्रोडक्शन जानना है, तो हमें ये 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अच्छे से आनी चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट इज दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट आइडेंटिकली और इंडिपेंडेंटली। दैट मीन्स ये जो है किसी भी सेल को आइडेंटिकली रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स इनके अंदर होते हैं। दैट मीन्स ये अपने पेरेंट्स की एकदम ट्रू कॉपी भी बन सकते हैं, क्लोन जिसे हम कहते हैं। उसी से सेकेंड पॉइंट आके आता है हमारे सामने दैट दे कंटेन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। अगर ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं आइडेंटिकली, दैट मीन्स इनके पास इनकी जीन्स में कुछ ऐसी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। Then the third point says they perform all the life sustaining activities on their own. जैसा कि हमें पता है कि अगर इनके पास हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है या फिर ये अपने आप को आइडेंटिकली या इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, दैट मीन्स इनके पेरेंट्स भी लाइफ लॉन्ग होंगे, और उसी वजह से ये जो हैं लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये है कि उन पेरेंट्स के पास भी सर्वाइव करने के लिए कुछ कैपेबिलिटीज़ होंगी, इसी वजह से वो कैपेबिलिटी की जीन्स इन सेल्स में आई है जो इन्होंने रेप्लिकेट करी और उसको अप्लाई किया। Then the last point is they show similar chemical composition and metabolic activities. That means ये अपने पेरेंट्स से या अपनी जनरेशन से, जो अपनी पहले वाली जनरेशन होती है, उस जनरेशन से केमिकल कॉम्पोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की सिमिलैरिटी शो करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किस डेट पे या किस ईयर में एक्चुअली क्या डिस्कवर किया और वो डिस्कवरी कैसे हमको पढ़ने में आई। तो सबसे पहले हम उन साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं और उनके बाद उनकी डिस्कवरीज और उस डिस्कवरी का ईयर क्या था वो हम देख लेते हैं। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद अब हम लोगों को साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा जानना है। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने जिस ईयर में डिस्कवरी करी और क्या डिस्कवरी करी उन्होंने, क्या वर्क किया उन्होंने, हम इसमें सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जिन साइंटिस्ट की हम बात करेंगे वो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक हैं। इन्होंने 1665 में, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1665 में इन्होंने किस तरीके से एक छोटी सी स्लाइस से, कॉर्क की स्लाइस से एक हनी कोम का स्ट्रक्चर देखा था, और उस हनी कोम के स्ट्रक्चर में इन्होंने ये देखा था कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। और वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या है, वो एक रूम टाइप का है, एक खाली रूम टाइप का है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं, ऑर्गेनेलीज बेसिकली ऑर्गन्स को हम कहते हैं जो सेल्स में होती हैं। जैसा कि जब मैंने आपको बैक्टीरियल सेल्स के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जैसे डीएनए है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एंड बहुत सारे जो भी अंदर के ऑर्गन्स होते हैं सेल के, उसे हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सो
यहाँ पे जब मैंने बात करी रॉबर्ट हुक की, रॉबर्ट हुक जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1665 में डिस्कवरी करी थी। इस टाइम पे उन्होंने सबसे पहली बार कॉर्क स्लाइस से एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर एक स्लाइस से उन्होंने सेल देखा था। उसके बाद ल्यूनहॉक, ल्यूनहॉक का पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूनहॉक। तो इन्होंने 1674 में डिस्कवर किया था एक फ्री लिविंग सेल। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा था, लिटरली उसमें कोई भी जान नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि उसमें कैसा स्ट्रक्चर है। बट एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने ये बताया कि उन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल ढूंढा, और वो कहाँ ढूंढा? एक पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर में उन्होंने ये लिविंग सेल ढूंढा और उन्होंने अपने स्पेशल माइक्रोस्कोप से, उस स्पेशल माइक्रोस्कोप से उन्होंने उस पॉन्ड में से जो सेल ढूंढा था उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उस सेल में से, नॉट वही पर्टिकुलर सेल नहीं, सेल में से न्यूक्लियस डिस्कवर किया। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जिस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी सेल का एक ब्रेन होता है। इससे सारी मूवमेंट होती है, इससे ही सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं सब कुछ इसी से सॉल्व होती हैं। देन उसके बाद पॉकिंज, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1839 में एक टर्म कॉइन किया। टर्म कॉइन करने का मतलब है कि इन्होंने एक टर्म ढूंढा जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये आज भी हमें पता है कि ये टर्म है, एंड इस प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है द फ्लूइड विच इज इनसाइड द सेल, जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है इन्होंने ही कॉइन किया था, इस टर्म को इन्होंने ही ढूंढा था, और इस टर्म का मतलब होता है द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। देन उसके बाद आते हैं श्लेडेन एंड श्वान। श्लेडेन एंड श्वान ने 1838 से लेके 1839 तक एक थ्योरी रिप्रेजेंट करी। इस थ्योरी को हमने कहा सेल थ्योरी। और ये सेल थ्योरी क्या है? ये सेल थ्योरी बताती है कि जो भी प्लांट के सेल्स हैं और एनिमल के सेल्स हैं वो एक ही टाइप के सेल्स हैं। मतलब कि ये जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के एक बेसिक यूनिट का पार्ट है, जो कि हमें हर वो एक्टिविटी करने में केपेबल करता है। तो यहाँ पे श्लेडेन एंड श्वान ने दोनों ने मिल करके ये थ्योरी प्रेजेंट करी, और उस थ्योरी को कहते हैं सेल थ्योरी। देन उसके बाद नॉल एंड रस्का ने क्या किया? नॉल और रस्का ने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्ड किया। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो 10x एंड 45x की कैपेबिलिटी रखता है जूम करने की। पर ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये क्या करता है? ये 100x तक जूम करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो नॉल एंड रस्का ने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्ड किया, और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम किसी भी सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ सकते हैं और उस पर स्टडी कर सकते हैं। ये जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं और काफ़ी सिंपल भी होते हैं। जिस तरीके से वेरी करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसी तरीके से इनके सेल्स भी वेरी करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि इन सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं, क्या साइज होता है, क्या इनका शेप होता है, और किस तरीके से इनके कॉम्पोजिशंस वेरी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम लोगों ने ये जो साइंटिस्ट का टॉपिक पढ़ा था ये सिर्फ इतना ही था। इसमें हमने रॉबर्ट हुक, ल्यूनहॉक का पूरा नाम एंटोन वॉन ल्यूनहॉक है, जिसको मैं पूरा लिख देती हूँ।
वॉन ल्यूनहॉक जो हैं उन्होंने ये डिस्कवरी करी थी, जिसको हमने कहा कि फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एक पॉन्ड वाटर में, और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर उस पॉन्ड वाटर के जो सेल है उसको ऑब्जर्व किया था। तो ये थे कुछ साइंटिस्ट और उनके फील्ड वर्क जिनको हम लोगों ने काफ़ी साल तक पढ़ा है और आगे भी पढ़ते आएंगे। आगे भी बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही हैं सेल से रिलेटेड एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर। सो हमने ये साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग सेल के शेप को, साइज को और उसके फंक्शन, कॉम्पोजिशंस को ब्रीफली एंड डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं हमारे पास। सो स्टूडेंट, साइंटिस्ट के बारे में जानने के बाद अब हम लोगों को जानना है कि किस तरीके से सेलुलर कॉम्पोजिशंस होते हैं। दैट मीन्स कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से टाइप के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होता है वो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि उसमें यूनिसेलुलर, दैट मीन्स वन सेल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिसेलुलर में हैविंग सिंगल सेल। तो यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें समझ में आ रहा है कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ एक सिंगल सेल होता है और उससे वो कंप्लीट रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद डिवीजन करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो पूरे होल ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली चलाते हैं। दैट मीन्स एक सिंगल सेल जो है ये अपने पूरे ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली एक्टिविटीज करने के लिए केपेबल बनाता है। Then second point is there is no division of labor in prokaryotic unicellular organisms, but it may be seen within the cells in eukaryotic organisms. इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं there is no division of labor. That means यहाँ पे सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि कोई भी डिविजन्स नहीं होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बेचारे में कोई भी अगर डिवीजन होगा तो वो कहाँ जाएगा, कौन से पार्ट में जाएगा। सो यहाँ पे नो डिविजन इज देयर। देन प्रोकैरियोटिक्स में तो वैसे ही डिविजन नहीं होते हैं, पर अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखें तो मे बी, डाउट है बट यस, मे बी इट इज सीन विद इन दी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ऐसे कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम इस कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं, तो उनको हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो है अमीबा। अमीबा जो है वो बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनिज्म है। देन इसके बाद आता है क्लमाइडोमोनास। देन इसके बाद क्लमाइडोमोनास के बाद आता है पैरामीशियम। एंड पैरामीशियम के बाद जो सबसे पहले मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि कौन से ऐसे सेल्स होते हैं, उनमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, उसको हम देखते हैं और वो है बैक्टीरिया। जी, बैक्टीरिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद यूनिसेलुलर को कंप्लीट करने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऑपोजिट एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये नाम से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टीसेलुलर, दैट मीन्स हैविंग मोर देन 2 सेल्स। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है
दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का दो या दो से ज़्यादा सेल्स का एक ऑर्गेनिज्म में रहना, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देन इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनमें जो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं, ये साथ में एक ग्रुप बना करके रहते हैं एक सिंगल बॉडी में। एक सिंगल बॉडी में ये ग्रुप बना करके रहते हैं एंड इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ये वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। देन द सेकंड पॉइंट सेज ऑल द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, as I've already told you that they are specialized to perform different functions of the multicellular body. See, एक ह्यूमन बीइंग में, एक एनिमल बॉडी में या एक प्लांट बॉडी में, इन तीनों बॉडीज में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ही काम आता है। क्यों? बिकॉज हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में डिफरेंट सेल्स का काम होता है। इन सेल्स की मदद से ही डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, दैट मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मल्टी सेलुलर बॉडी। जैसे कि हमारी बॉडी या प्लांट की या एनिमल्स की बॉडी, इनके लिए ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। प्लस देयर इज ऑल्सो डिवीजन। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ डिविजन्स हम देख सकते हैं। यूनिसेलुलर में हम नहीं देख सकते थे क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल सेल की बात हम करते हैं, बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मोर देन 2 सेल्स है। दैट मीन्स इट कैन बी द पॉसिबिलिटी दैट इट कैन डिवाइड इटसेल्फ। सो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है एंड विद इन अ सिंगल सेल इट इज पॉसिबल एज वेल एज इन द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑल्सो इट इज पॉसिबल। दैट मीन्स अगर हम सिंगल सेल को कंसीडर करें तो सिंगल सेल में भी ये डिवीजन जो है ये पॉसिबल होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो ये ग्रुप में भी डिविजन्स कैरी करते हैं एंड ये केपेबल होते हैं ग्रुप में भी डिवाइड करने की। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके वेरियस शेप्स क्या होते हैं और ये कितनी साइज तक वेरी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से शेप्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं डिफरेंट सेल्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शेप्स की, तो शेप्स जो होते हैं वो हर सेल में वेरी करते हैं, पर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स जो कि वेरी करते हैं। सबसे पहले होते हैं फिक्स्ड शेप्स वाले। जो फिक्स्ड शेप्स के सेल होते हैं वो अपना जो शेप होता है वो कभी चेंज नहीं करते हैं, जस्ट लाइक प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स। उसी तरीके से दूसरा कैटेगरी जो है उसमें इंक्लूड होते हैं जो सेल्स अपने शेप को बार बार चेंज करते हैं, जिस तरीके से WBCs और अमीबा, ये सारे जो सेल्स होते हैं ये अपने शेप्स को रेगुलरली और विद इन अ टाइम पीरियड चेंज करते रहते हैं। तो इनको हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे जिसमें आते हैं शेप्स एंड साइज ऑफ द सेल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिक्स्ड शेप्स जो होते हैं जिन सेल के, वो सेल कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है इलेप्टिकल, फिर आता है स्फेरिकल, देन आता है स्पिंडल शेप्ड, then knob thread and then discoidal and then elongated। ये जो है ये 6 टाइप के सेल्स हैं जिन्हें हम फिक्स्ड शेप्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेप्टिकल की, तो इलेप्टिकल में फैट सेल्स आते हैं। फिर हम बात करते हैं इस स्फेरिकल की, तो स्फेरिकल में ओवम आता है। देन जब हम स्पिंडल शेप्ड की बात करते हैं तो इसमें स्मूथ मसल्स आती हैं। फिर नॉब थ्रेड में स्पर्म आता है एंड देन उसके बाद ये डिस्कॉइडल जो होता है इसमें RBCs आती हैं एंड देन इलोंगेटेड में नर्व सेल्स आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबके डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं। इलेप्टिकल जो है वो फर्स्ट नंबर का है, दैट मीन्स ये जो है फैट सेल है। देन इसके बाद
ये जो है ये ओवम है। ओवम जो है वो फीमेल्स में पाया जाता है। एंड जब आप नेक्स्ट क्लास में क्लास 10th में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट मीन्स हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10th का एक चैप्टर है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ओवम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है एंड सारी उसकी जितनी भी प्रोसेसेस हैं आप वहाँ पे देखेंगे। देन उसके बाद आता है थर्ड, जिसे हम कहते हैं स्मूथ मसल सेल्स। ये स्पिंडल शेप होता है एंड स्पिंडल शेप मीन्स होता है टेपरिंग एंड्स वाले। टेपरिंग एंड्स मतलब दोनों एंड जो हैं वो सील्ड है या जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स। देन उसके बाद द फोर्थ वन इज नॉब्ड थ्रेड लाइक। अब ये देखिए स्पर्म जो है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म जो है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, सो दैट ये जो है इसे नॉब्ड लाइक कहते हैं। ये नॉब्ड है और ये उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये नॉब्ड थ्रेड कहलाता है। देन द फिफ्थ वन इज डिस्कॉइडल। डिस्कॉइडल मीन्स डिस्क लाइक, तो ये है आरबीसीज। And then elongated, the next one and the last one is the elongated, जिसे हम nerve cell कहते हैं, and this is the nerve cell। ये nerve cells होते हैं, इसमें बहुत सारे parts होते हैं, dendrons, dendrites, nucleus, axon and node of Ranvier, then terminal knob या synaptic knob, देन एक्सॉन, ये सारे पार्ट्स होते हैं नर्व सेल के, जो हम आगे इन वीडियोस में पढ़ेंगे, जिसकी मैं सीरीज़ आपको बना करके प्रोवाइड करूँगी। तो इसमें आप देखेंगे कि नर्व सेल जो है वो किस तरीके से अपने सारे पार्ट्स के साथ मैसेज जो है हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाता है और हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। तो नर्व सेल्स का ये काम होता है। उसके बाद ये जो 6 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं ये फिक्स्ड शेप को कैरी करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें आता है साइज। अब ये जो साइज होता है ये भी वेरी करता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है किसी सेल का वो होता है माइकोप्लाज्म। एक माइकोप्लाज्म का सेल जो होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। ये माइक्रोमीटर का सिंबल है, ये कुछ यू टाइप का बनता है, इस तरीके से बनता है, ये माइक्रोमीटर है। एंड माइकोप्लाज्म जो है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। तो ये जो है माइकोप्लाज्म सेल ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहलाता है। और अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट एग सेल जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का। जो ऑस्ट्रिच का एग सेल होता है वो अप्रोक्सीमेटली अगर होता है तो वो 18 to 20 सेंटीमीटर होता है, 18 सेंटीमीटर। एंड देन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो नर्व सेल होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। एग सेल जो ये है ऑस्ट्रिच का एग सेल ये लार्जेस्ट है एंड जो मैंने बताया ह्यूमन बॉडी में वो लॉन्गेस्ट नर्व सेल होती है एंड ये जो होती है ये 90 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। ये 90 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व सेल इन अ ह्यूमन बॉडी। सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने आज अभी पढ़ा कि शेप्स और साइज जो होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट सेल्स में वेरी करते हैं। इसके बाद हम इन सेल्स के फंक्शंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो सेल्स हैं ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। एंड उसके बाद हम इनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उनकी जो भी परफॉर्मेंस होती है या फंक्शन होते हैं वो एक सेल को कैसे लीड ऑन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में।
सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने शेप और साइज़ पढ़ा था किसी भी सेल का। अब हम लोग पढ़ते हैं कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं। कुछ मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिनको हम लिख लेते हैं और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो ये है कि the shape and size of the cells are related to the specific functions they perform. That means अभी तक जो मैंने आपको शेप और साइज पढ़ाया था सेल का, वो शेप और साइज क्यों होते हैं किसी सेल में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किसी भी सेल में अगर उसका कोई एक फिक्स्ड शेप है या फिक्स्ड साइज है, दैट मीन्स वो वहाँ पे इसीलिए है ताकि वो कोई फंक्शन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। देन उसके बाद सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन्स perform these functions by division of labor. That means different parts of the human body are specialized to perform different functions, such as heart made up to pump blood, stomach to digest food, and kidney to filter urine. सो बेसिकली यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है जिनके पास दो या दो से ज़्यादा सेल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की बात करी गई है जिस तरीके से हम ह्यूमंस होते हैं। हम ह्यूमंस क्या होते हैं कि हमारे अंदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट मीन्स मल्टी सेलुलर सेल्स जो हैं वो दो से ज़्यादा हैं हमारे पास। तो हमारे सेल्स जो होते हैं ये डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? ये डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये सेल्स जो होते हैं डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं एंड दे परफॉर्म दी स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस। स्पेशलाइज्ड वर्जन जो होता है इनका वो परफॉर्म करते हैं और वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सच एज हार्ट, यहाँ पे मेन रोल जो है वो हमारे हार्ट का होता है। हार्ट ही हमारा ब्लड को पंप करता है और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रोवाइड करता है। देन जो हमारा स्टमक होता है हमारी डाइजेशन में काम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है। एंड द किडनी इज यूज्ड टू फिल्टर द यूरिन, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा रोल परफॉर्म करती है। Then the third point says the division of labor is seen within the single cell also. ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डिवीजन ऑफ लेबर भी परफॉर्म करते हैं एंड एवरी सेल पोजेस सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। जैसे कि उन्हें क्या कहते हैं हम? सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में थोड़ी सी हिंट इस टॉपिक में या इस पूरी वीडियो में आपको पहले भी दे रखी है कि सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो सेल के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बात करती हैं। जिस तरीके से राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है एंड प्रोटीन्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, डीएनए एंड वेरियस काइंड्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, गोल्गी अपरेटस जैसे, तो वो सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। एंड वो सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो विच इनेबल इट टू लिव एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। दैट मीन्स कि जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये किसी भी सेल को एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने में केपेबल बनाती हैं एंड कोई भी सेल अगर लिविंग है तो वो इन सेल ऑर्गेनेलीज की वजह से ही लिविंग है। देन सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये टुगेदर मतलब साथ में रहती है एंड दे परफॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ये सेल जो होता है ये इसको पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है। दैट मीन्स सेल के अंदर ही ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज ही रहती हैं।
देन उसके बाद ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अगेन हर एक टाइप की जो सेल ऑर्गेनेली होती है, जिस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी में हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करने के काम आता है, किडनी जो होती है वो यूरिन को पुश आउट करती है, फ्लश आउट करती है हमारी बॉडी से, जो स्टमक होता है वो फूड डाइजेस्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सो देयर आर वेरियस ऑर्गन्स जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से जो सेल है, सेल में सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो भी इसी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। एंड वो फंक्शंस क्या हैं, जिस तरीके से न्यूट्रिशन देना, रेस्पिरेशन परफॉर्म करना, एंड देन क्लीनिंग दी वेस्ट मटेरियल जिस तरीके से हमारी बॉडी में होता है, एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोजेनी। नाउ व्हाट इज प्रोजेनी? प्रोजेनी इज दी अनदर टर्म कह सकते हैं फॉर ऑफस्प्रिंग, फॉर बेबी। जिस तरीके से प्रोजेनी, जैसे कि कोई पेरेंट्स की बेबी होना, तो उसे हम प्रोजेनी कहते हैं। आप क्लास 10th में जब आएंगे तो आपके चैप्टर्स होंगे, एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आप इस टर्म को और भी ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे कि ये प्रोजेनी का मतलब क्या होता है। बट प्रोजेनी का यहाँ पे सिंपल मतलब होता है दैट ऑफस्प्रिंग और बेबी ना। अब इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं एक सिंपल से एक ऑर्गन ले लेती हूँ, ये सेल ऑर्गेनेली ले लेती हूँ, जिसे मैं कहती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। ना व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली का ही नाम है। एंड ये ऑर्गेनेली क्या रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी। दैट मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल का पावर हाउस है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पूरे सेल को पावर प्रोवाइड करती है। उसके बाद अब हम लोगों ने यही पढ़ा कि किस तरीके से फंक्शंस जो होते हैं किसी भी सेल में वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर फंक्शंस, ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं या सेल हैं जो वेरियस फंक्शंस नहीं परफॉर्म करते हैं, तो कोई भी सेल लिविंग नहीं कहलाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से ये जो स्पेसिफिक शेप और साइज़ होता है किसी भी सेल का, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ये स्पेसिफिक और वेरियस फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, वो क्या करते हैं, वो डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर में होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस में डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, हमारी किडनीज यूरिन, हमारा ब्रेन जो है वो हमें थिंकिंग करने में प्रोसेस करता है, प्लस हमारे बॉडी को मैसेजेस प्रोवाइड कराता है। तो इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो कंट्रोल में रहती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर स्पेशलाइज्ड कि वो परफॉर्म कर सके डिफरेंट फंक्शंस। देन थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी देखा जाता है। एंड एवरी सेल पोजेस सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। दैट मीन्स हर एक सेल जो है वो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को प्रोवाइड करता है या परफॉर्म करता है। वो कौन सा कंपोनेंट्स होते हैं? वो होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं इसका मतलब होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो। उसके बाद ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि ये किसी भी सेल को लिविंग कह सकें और उसके साथ ये स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो सेल ऑर्गेनेली है टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। मतलब सेल में ही सारी सेल ऑर्गेनेलीज रहती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज में रहती हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जैसे ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, क्लीनिंग दी वेस्ट मटेरियल, दैट मीन्स कि एक्सक्रीशन करना,
then forming new progeny, that means to produce young ones or their offsprings. and example, for an example अगर मैं बताऊँ तो इसका example है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ही easy example है, क्योंकि वो एक पावर हाउस है किसी भी सेल का।